15वीं सदी का यूरोप तेजी से बदल रहा था। राजाओं और व्यापारियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं, पर पुराने रास्ते अब उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अरब और तुर्क व्यापारी सदियों से भारत और पूर्व के देशों से मसाले, रेशम और कीमती पत्थर लेकर यूरोप बेचते थे। यूरोप के लोग इन वस्तुओं के इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि अब बिना इनके जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची ये सिर्फ मसाले नहीं थे, बल्कि विलासिता और प्रतिष्ठा के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन 15वीं सदी के मध्य में जब पूर्व से आने वाला जमीनी मार्ग बंद हुआ, तो यूरोप को जैसे किसी ने अचानक सांस रोक लेने पर मजबूर कर दिया। सन 1453 का वर्ष इतिहास में मोड़ लेकर आया। इस वर्ष ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। ये वही शहर था जो यूरोप और एशिया को जोड़ता था, जहां से भारत और चीन के लिए जाने वाले व्यापारी कारवां गुजरते थे। उस एक घटना ने यूरोप और एशिया के बीच सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों को तोड़ दिया। अब यूरोप का कोई भी व्यापारी एशिया से सीधे व्यापार नहीं कर सकता था, जब तक कि वो तुर्कों को भारी कर न चुका दे। तुर्कों ने ये कर जानबूझकर इतना बढ़ा दिया कि व्यापार लाभहीन हो गया। परंतु यूरोप मसालों और एशियाई वस्तुओं पर निर्भर था, इसलिए एक नया रास्ता खोजना अब केवल व्यापार का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि ये अस्तित्व का प्रश्न बन गया। धीरे धीरे यूरोप के कुछ देशों में यह विचार फैलने लगा कि अगर एशिया तक जमीनी रास्ता बंद हो गया है, तो क्यों न समुद्र से प्रयास किया जाए। उस समय समुद्री यात्राएं अत्यंत कठिन और खतरनाक मानी जाती थीं। लोगों का विश्वास था कि धरती सपाट है और समुद्र के किनारे पहुंचने पर जहाज नीचे गिर जाएगा। पर कुछ लोगों ने इन अंधविश्वासों को चुनौती दी। इन्हीं में से एक देश था पुर्तगाल, जिसने तय किया कि समुद्र ही उसकी नई राह बनेगा। पुर्तगाल छोटा देश था, पर उसकी भौगोलिक स्थिति उसे विशेष बनाती थी। देश का अधिकांश भाग अटलांटिक महासागर के तट पर था। लोग समुद्र से जुड़े हुए थे। उन्हें जहाज बनाना, तूफानों से लड़ना और दिशा पहचानना आता था। राजकुमार हेनरी, जिसे इतिहास प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानता है, इस परिवर्तन का सूत्रधार बना। उसने नौवहन विद्यालय की स्थापना की, जहां नाविकों को कंपास, खगोलीय गणना और नक्शा निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे पुर्तगाली जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तटों की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने वहां छोटे छोटे ठिकाने बनाए, व्यापार शुरू किया और ये समझ लिया कि समुद्र पर अधिकार ही शक्ति का नया स्रोत है। 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने अपने एक साहसी नाविक वास्को द गामा को आदेश दिया कि वो भारत तक का समुद्री मार्ग खोजे। यह आदेश साधारण नहीं था। इसमें कई अनजान जोखिम थे, तूफान, बीमारियां और अंतहीन जलराशि। फिर भी 8 जुलाई 1597 को वास्को द गामा लिस्बन के बंदरगाह से रवाना हुआ। उसके बेड़े में 4 जहाज और लगभग 170 लोग थे। लंबी यात्रा के बाद उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया, जो पहले ही पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस खोज चुका था। इसके बाद वास्को द गामा पूर्व की दिशा में बढ़ा और 20 मई 1498 को भारत के तट मालाबार के बंदरगाह कालीकट यानी कि आज का कोझिकोड पहुंचा। ये मानव इतिहास की एक महान उपलब्धि थी। पहली बार किसी यूरोपीय ने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। कालीकट के शासक जमुरिन ने उसका स्वागत किया, पर व्यापार के लिए वो बहुत उत्साहित नहीं था। पुर्तगालियों के पास देने के लिए यूरोपीय वस्तुएं थीं, कांच के मोती, कपड़ा और तुच्छ उपहार, जबकि भारत का बाजार पहले से ही फारसी और अरब व्यापारियों के मसालों और रेशमी वस्त्रों से भरा हुआ था। वास्को द गामा की यात्रा आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रही, लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व अपार था। वो जब पुर्तगाल लौटा तो लिस्बन के गलियों में लोग उसका स्वागत एक नायक की तरह कर रहे थे। अब यूरोप को भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग मिल गया था। अगले कुछ वर्षों में पुर्तगाल ने एक के बाद एक जहाज भारत भेजे। 1502 में स्वयं वास्को द गामा फिर से भारत आया, इस बार और अधिक सैनिकों तथा तोपों के साथ। अब उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। पुर्तगालियों ने देखा कि अरब व्यापारी हिंद महासागर के व्यापार में प्रमुख हैं। उन्होंने तय किया कि इन्हें हटाकर पूरा व्यापार अपने हाथ में लेना होगा। धीरे धीरे उन्होंने भारत के पश्चिमी तटों पर अपने ठिकाने बनाए। कोचीन,
कानानोर और फिर 1510 में गोवा। 1510 में अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। ये निर्णय पुर्तगालियों के लिए निर्णायक साबित हुआ। गोवा अब उनका मुख्यालय बन गया, जहां से वो पूरे हिंद महासागर में अपने व्यापार को नियंत्रित करने लगे। अल्बुकर्क सिर्फ सैनिक नहीं था, वो नीति और दूरदर्शिता में भी निपुण था। उसने महसूस किया कि अगर भारत में टिकना है तो स्थानीय लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। इसलिए उसने अपने अधिकारियों और सैनिकों को स्थानीय महिलाओं से विवाह की अनुमति दे दी। इससे एक नया समुदाय बना, लूसो इंडियन या मिश्रित पुर्तगाली भारतीय समाज। गोवा में चर्च, स्कूल और प्रशासनिक इमारतें बनी। ये छोटा सा क्षेत्र यूरोपीय और भारतीय संस्कृतियों का संगम बन गया। पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए एक सख्त व्यवस्था लागू की, जिसे कारताज पद्धति कहा गया। इस पद्धति के तहत हर जहाज को जो हिंद महासागर में व्यापार करना चाहता था, पुर्तगालियों से अनुमति पत्र लेना आवश्यक था। बिना इस पत्र के कोई जहाज समुद्र में नहीं चल सकता था। इस तरह उन्होंने समुद्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनके जहाज तोपों से लैस होते थे और उन्होंने कोचिन, दीव दमन और हुगली जैसे बंदरगाहों पर किले बनाए। धीरे धीरे वे मसालों के एकमात्र नियंत्रक बन गए। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों का साम्राज्य फैल चुका था। भारत से वो मिर्च, लौंग, दालचीनी और रेशम लेकर यूरोप भेजते थे। लिस्बन में इन वस्तुओं की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। पुर्तगाल की संपन्नता का यही स्वर्णकाल था, परंतु यह अधिक समय तक टिक न सका। छोटे देश के पास इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के लिए न लोग थे, न रसाधन। उनके अधिकारी भ्रष्ट हो गए, निजी लाभ के लिए व्यापार करने लगे, कंपनी का लाभ घटने लगा और राज का नियंत्रण ढीला पड़ गया। एक और गलती उन्होंने की, धार्मिक असहिष्णुता की। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। गोवा और अन्य स्थानों पर मिशनरियों ने स्थानीय परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। इससे जनता में विरोध बढ़ा। लोगों ने पुर्तगालियों को बाहरी और दमनकारी समझना शुरू कर दिया। उधर यूरोप में भी परिवर्तन हो रहा था। नीदरलैंड्स, इंग्लैंड और फ्रांस अब नई समुद्री शक्तियां बनकर उभर रहे थे। वे तकनीकी रूप से आगे थे और उनके जहाज आधुनिक थे। 17वीं सदी के आरंभ में जब डच और अंग्रेज भारतीय समुद्र में उतरे तो पुर्तगालियों की प्रभुता समाप्त होने लगी। उन्होंने देखा कि छोटा सा पुर्तगाल अब नए प्रतियोगियों के सामने टिक नहीं सकता। धीरे धीरे उनके व्यापारिक केंद्र हाथ से निकलते गए। दीव, कोचिन और बंगाल की हुगली की बस्तियां या तो डचों ने ले ली या छोड़ दी गई। अंततः उनका शासन गोवा, दीव और दमन तक सिमट गया। फिर भी इतिहास में पुर्तगाल का नाम इसलिए अमर रहा क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया जो किसी यूरोपीय ने पहले नहीं किया था। उन्होंने भारत तक समुद्र का रास्ता खोला और व्यापार की एक नई दिशा दी। पुर्तगालियों की ये यात्रा केवल व्यापार की नहीं थी, ये उस नए युग की शुरुआत थी जिसे बाद में एज ऑफ कोलोनियलिज्म कहा गया। उनके पीछे पीछे और भी यूरोपीय देश आए जिन्होंने भारत की भूमि पर अपने झंडे गाड़े। पुर्तगाल ने द्वार खोला, लेकिन अन्य शक्तियां उस द्वार से आगे बढ़ गईं। अब हिंद महासागर पर डच जहाज़ों की पालें फैलने वाली थीं। यूरोप के व्यापारी भारत को न सिर्फ मसालों का स्रोत बल्कि एक आर्थिक अवसर के रूप में देखने लगे थे। इतिहास की अगली लहर अब आने को थी, जहां व्यापारिक प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे सत्ता की लड़ाई में बदलने वाली थी। और इस नए अध्याय की शुरुआत डच व्यापारियों से होने वाली थी, जो जल्द ही हिंद महासागर के व्यापार को अपने नियंत्रण में ले आएंगे। जब पुर्तगाल का सूरज हिंद महासागर में ढल रहा था, तब यूरोप के एक कोने में समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच एक नया सूरज उग रहा था। नीदरलैंड्स का छोटा देश पर दिल में बड़ी आग। इन लोगों के लिए समुद्र कोई डर नहीं था, वो उनका खेल का मैदान था। जहाज बनाना, हवा पढ़ना, दिशा पहचानना इनके खून में था। उन्होंने देखा कि पुर्तगाल अब थक चुका है, भारत का व्यापार अब खाली पड़ा है और हिंद महासागर बुला रहा है कि जो चाहे आओ और अपने झंडे गाड़ो। नीदरलैंड्स के व्यापारियों ने जल्द ही फैसला किया, राजनीति नहीं, शासन नहीं, बस व्यापार। उन्होंने कहा, लाभ ही हमारा धर्म है। सन 1602 में बनी एक संस्था वेरेनिक्ट ओस्ट इंडीज कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कोई साधारण व्यापारिक संस्था नहीं थी, ये अपने आप में एक सरकार थी। इसके पास अपनी सेना थी, अपने जहाज थे और युद्ध व समझौते करने की पूरी अनुमति थी। राज्य ने इसे कहा कि जो भी करो बस हमारे लिए सोना लेकर आओ। डच व्यापारी सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे।
वहां उन्होंने लौंग, जायफल और जावित्री जैसे मसालों पर अधिकार किया। इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीपों पर उन्होंने अपने झंडे फहराए। अब उन्हें भारत तक पहुंचना था, क्योंकि भारत ही वो भूमि थी जहां से एशिया का व्यापार नियंत्रित होता था। सन 1605 में डच जहाज भारत के तट पर उतरे। उनका पहला ठिकाना था मसूलीपट्टनम, जो आज के आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यहां से उन्होंने अपने व्यापार का बीज बोया। धीरे धीरे उन्होंने और ठिकाने बनाए: पुरलिकट, सूरत, नागपट्टनम, कोचीन और बंगाल का चिनसुरहा। पुरलिकट उनका मुख्यालय बना। यहां उनका प्रशासनिक तंत्र बैठा, जहां से उनके जहाजों की गतिविधियां नियंत्रित होती थीं। डच व्यापारी चतुर थे। वो स्थानीय शासकों से टकराव नहीं चाहते थे। वो धर्म परिवर्तन या राजनीतिक हस्तक्षेप में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ध्यान सिर्फ लाभ पर था। भारत से वो क्या लेते थे? मसाले, वस्त्र, नमक शोर जो बारूद का मूल घटक था, और रेशम। इन सब की कीमत यूरोप में आसमान छूती थी। वो सस्ता माल खरीदते और वहां महंगा बेचते। उनकी नीति थी, कम बोलो, ज्यादा कमाओ। धीरे धीरे हिंद महासागर में पुर्तगालियों की जगह डच जहाजों ने ले ली। डचों का अनुशासन उनका सबसे बड़ा हथियार था। उनकी सेना छोटी थी पर उन संगठित थी। उनके जहाजों की बनावट उन्नत थी। वो व्यापार के साथ साथ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। कुछ ही दशकों में पुर्तगालियों का जाल कमजोर पड़ गया। डच व्यापारी भारतीय बंदरगाहों के बीच नई जान फूंकने लगे। उन्होंने अरब और फारसी व्यापारियों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच उनकी एक कमजोरी थी। उनका ध्यान केवल व्यापार तक सीमित था, शासन तक नहीं। और यही गलती आगे उन्हें महंगी पड़ी। इसी बीच यूरोप के दूसरे छोर पर इंग्लैंड में भी एक बेचैनी थी। अंग्रेज व्यापारी देख रहे थे कि मसालों का व्यापार डच और पुर्तगाल के हाथों में है। वो खुद भी उस समुद्री दौड़ में शामिल होना चाहते थे। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज ने जन्म दिया द ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक ऐसी कंपनी जो अगले 250 वर्षों तक भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। रानी ने कंपनी को एक विशेष अधिकार दिया कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार, यानी इंग्लैंड का कोई दूसरा व्यापारी एशिया से व्यापार नहीं कर सकता था। 1608 में हेक्टर नामक जहाज सूरत के तट पर पहुंचा। भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के शासन का समय था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस दरबार में पहुंचे और उन्होंने सम्राट से अनुमति मांगी कि वो सूरत में व्यापार कर सकें। जहांगीर ने उन्हें अनुमति दी, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग तुर्क और फारसी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करेंगे और उसे लाभ होगा। ये भारत में अंग्रेजों के प्रवेश की शुरुआत थी। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने ठिकाने बना लिए। 1639 में मद्रास के पास उन्होंने भूमि खरीदी और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। 1668 में उन्हें बॉम्बे मिला, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा के दहेज में। बॉम्बे की खाड़ी गहरी थी, व्यापार के लिए उपयुक्त। अंग्रेजों ने इसे अपने पश्चिमी मुख्यालय में बदल दिया। पूर्वी भारत में उनका नया गढ़ बना कलकत्ता। 1690 में कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय जमींदारों से अनुमति लेकर यहां अपनी व्यापारिक बस्ती बनाई। कलकत्ते के भीतर उन्होंने फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया, जो बाद में बंगाल में उनका सबसे मजबूत गढ़ बना। इस तरह 3 बड़े केंद्र बने, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। ये तीनों मिलकर ब्रिटिश शासन की 3 प्रेसिडेंसी कहलाए। लेकिन इस यात्रा में अंग्रेज अकेले नहीं थे। डच अब भी भारत में थे, फ्रांसीसी तटों की ओर देख रहे थे और पुर्तगाली अभी पूरी तरह गए नहीं थे। हिंद महासागर अब व्यापार का युद्ध क्षेत्र बन चुका था। डच और अंग्रेजों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी। कभी दोनों के जहाज एक ही बंदरगाह में पहुंचते और माल के दामों को लेकर झगड़ा हो जाता। कभी किसी द्वीप पर झंडा लगाने की होड़ लगती। इंडोनेशिया के बांडा द्वीपों में तो दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। आखिरकार 1654 में वेस्टमिंसर की संधि हुई, जिसमें यह तय किया गया कि डच इंडोनेशिया पर ध्यान देंगे और अंग्रेज भारत पर। यह संधि भारत के भविष्य के लिए निर्णायक बनी, क्योंकि अब डच भारत से धीरे धीरे पीछे हटने लगे और अंग्रेजों को खुला मैदान मिल गया। अंग्रेजों की रणनीति समझने लायक थी। वो केवल व्यापारी बनकर नहीं आए थे, वो नीति बनाना जानते थे। उन्होंने स्थानीय राजाओं से संधियां की, कभी उपहारों से, कभी चतुराई से। उन्होंने छोटे छोटे किलों को सुरक्षित दुर्गों में बदल दिया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, व्यापार को सुरक्षित करो और जहां मौका मिले वहां प्रभाव बढ़ाओ। 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने भारत में अपने तीनों केंद्रों को मजबूत कर लिया। वो अब केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रशासनिक ढांचा तैयार कर रहे थे। उनके पास अपनी सेना थी, अपने बंदरगाह थे और अपने कानून। साथ ही उन्होंने स्थानीय समाज को समझना शुरू किया। किस वस्तु की मांग है, कौन सा प्रदेश किस व्यापार में सक्षम है, इन सब का लेखा जोखा वे रखते थे। उन्होंने भारतीय वस्त्रों और रेशम की लोकप्रियता देखी और यूरोप में उसके लिए विशाल बाजार बनाया। धीरे धीरे भारत का कपड़ा उद्योग उनके नियंत्रण में आने लगा।
डच अभी तक व्यापार में लगे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति को नहीं समझा। वो राजाओं से दूर रहे और यही उनकी हार का कारण बना। अंग्रेजों ने सीखा कि भारत में टिकना हो तो केवल व्यापार नहीं बल्कि प्रभाव जरूरी है। उन्होंने अपने किरों को केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्ता के प्रतीक की तरह बनाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम और बॉम्बे किला तीनों धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के 3 स्तंभ बन गए। अब व्यापार की जगह सत्ता ने ले ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही, वो धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति में बदल रही थी। उन्होंने सैनिक तैयार किए जिन्हें सिपाही कहा जाता था। उनकी अपनी अदालतें थीं और राजस्व के मामले में वो स्थानीय शासकों को चुनौती देने लगे थे। यहीं से एक नए अध्याय की भूमिका बन रही थी। भारत में यूरोपीय शक्तियां अब केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहीं, वो धरती पर भी पैर पसारने लगी थीं। और जब धरती पर झंडे गाड़ने की बात आई तो संघर्ष अवश्यंभावी था। ब्रिटिश अब बंगाल की ओर नजरें गड़ाए हुए थे, एक समृद्ध प्रदेश जहां से वे अपने व्यापार को और मजबूती दे सकते थे। लेकिन बंगाल में प्रवेश करना आसान नहीं था। वहां पहले से स्थानीय नवाबों की सत्ता थी। फिर भी कंपनी ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पर इससे पहले कि वो निर्णायक कदम उठाती, भारत के तटों पर एक और यूरोपीय शक्ति उतर चुकी थी, फ्रांसीसी। उनका आना इस कथा का नया मोड़ बनेगा, क्योंकि अब केवल व्यापार नहीं बल्कि प्रभाव और सत्ता की लड़ाई भी शुरू होने वाली थी। 18वीं सदी के अंत तक भारत का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। मुगल साम्राज्य अब नाम मात्र रह गया था। मराठों की तलवारें कुंद हो चुकी थीं और बंगाल की समृद्धि कंपनी के खातों में समा चुकी थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने केवल कुछ ही बड़े प्रतिद्वंद्वी बचे थे। दक्षिण में मैसूर, उत्तर में सिख और सीमाओं पर कुछ स्वतंत्र राज्य नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा और तिब्बत। इन सब पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रिटिशों ने न केवल युद्ध की ताकत दिखाई बल्कि ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने भारत की राजनीतिक रचना ही बदल दी। मैसूर का शेर और अंग्रेजों का सामना। दक्षिण भारत में उस समय एक नया सितारा चमका था, हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। ये दोनों मैसूर के शासक थे और ब्रिटिश विस्तार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए। हैदर अली ने एक मजबूत सेना तैयार की, यूरोपीय तकनीक से सुसज्जित तोपें खरीदी और अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत में अब भी प्रतिरोध की शक्ति बाकी है। 1767 में शुरू हुआ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने मद्रास से सेना भेजी, पर हैदर अली ने अप्रत्याशित चालें चली। उसने मराठों और निजाम से गठबंधन किया और मद्रास तक पहुंच गया। अंततः 1769 में शांति संधि हुई, जिसमें कंपनी ने उसे मित्र मानने की शर्त स्वीकार की। हैदर अली की यह जीत कंपनी के लिए एक झटका थी, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं चली। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने उसके सहयोगी मराठों पर हमला किया। हैदर अली ने इस बार फ्रांसीसियों से मदद ली, पर 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला। टीपू ऊर्जावान, साहसी और विज्ञान प्रिय शासक था। उसने रॉकेट तकनीक विकसित की, जो उस समय यूरोप में भी दुर्लभ थी। 1784 की मैंगलोर की संधि में अंग्रेजों को झुकना पड़ा, लेकिन ब्रिटिशों ने इसे अपमान समझा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया। टीपू ने अद्भुत वीरता दिखाई, पर अंततः उसे श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अपने दोनों बेटों को बंधक बनाकर उसे भारी कर देना पड़ा, फिर भी टीपू ने हार नहीं मानी। 1799 में आया चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो भारत की स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। इस बार अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया। टीपू ने अंतिम सांस तक युद्ध किया, लेकिन श्रीरंगपट्टनम के किले में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सेना ने उसका शव तलवार के बीचों बीच पाया। मैसूर की भूमि मौन थी और अंग्रेजों के लिए दक्षिण का द्वार खुल गया। टीपू सुल्तान के साथ भारत का आखिरी बड़ा स्वतंत्र शासक गिरा था। ब्रिटिश साम्राज्य अब लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर हावी हो चुका था। सिख शक्ति और पंजाब का पतन। उत्तर भारत में अब केवल एक शक्ति बाकी थी, सिख साम्राज्य। इसका नेतृत्व कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह। लाहौर से अमृतसर तक फैला उनका शासन अनुशासन, बहादुरी और प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण था। उन्होंने सेना को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया और ब्रिटिशों से 1809 की अमृतसर संधि कर ली कि सतलज के पार न वे जाएंगे न अंग्रेज। कई वर्षों तक दोनों के बीच शांति रही, लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य की एकता टूट गई। दरबार में षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। ब्रिटिशों ने इंतजार किया, जैसे वो हमेशा करते थे।
अंततः 1845 में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सिख सेना बहादुर थी, पर नेतृत्व भ्रमित और गद्दारों से भरा था। सुबराहों की लड़ाई में ब्रिटिशों ने विजय हासिल की। 1846 की लाहौर संधि में पंजाब का आधा भाग ब्रिटिशों के अधीन आ गया, लेकिन सिखों ने हार नहीं मानी। 1848 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस बार लड़ाई निर्णायक थी। गुजरात की लड़ाई 1849 में ब्रिटिश सेनाओं ने सिख सेना को पूरी तरह परास्त कर दिया। इस युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। रणजीत सिंह का स्वप्न टूट गया और भारत का उत्तर पश्चिम भी ब्रिटिशों के अधीन आ गया। अब भारत के लगभग सभी बड़े क्षेत्र कंपनी के नियंत्रण में थे, लेकिन ब्रिटिशों को सिर्फ युद्धों से साम्राज्य नहीं चलाना था, उन्हें उसे टिकाऊ बनाना था। इसके लिए उन्होंने नीतियां बनाई, नीतियां जो युद्ध से ज्यादा प्रभावशाली साबित हुईं। सब्सिडरी अलायंस, अधीन मित्रता की नीति। इस नीति के जनक थे लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने समझा कि हर जगह युद्ध लड़ना कंपनी के लिए महंगा पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऐसी नीति बनाई जिससे राज्य बिना युद्ध के अधीन हो जाए। सब्सिडरी अलायंस के तहत भारतीय राज्य को ब्रिटिशों की मित्रता स्वीकार करनी पड़ती थी। इसके तहत हर राज्य को अपनी राजधानी में ब्रिटिश सैनिक रखने होते थे, उनका खर्च खुद उठाना होता और बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी विदेशी राज्य से संबंध नहीं रखना होता। बदले में कंपनी उन्हें सुरक्षा देती। ये नीति धीरे धीरे पूरे भारत में फैली। अवध, हैदराबाद, पूना और ग्वालियर जैसे राज्य इस जाल में फंसते चले गए। ये ब्रिटिशों की सबसे चतुर रणनीति थी। राजनीति के नाम पर अधीनता। राज्य बाहर से स्वतंत्र दिखते, पर भीतर से कंपनी की मुहर लग चुकी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की कठोर नीति। जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने अधीनता से आगे बढ़कर सीधा विलय करने की नीति अपनाई। इसे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अनुसार अगर किसी रियासत का शासक बिना वैध उत्तराधिकारी के मरता, तो उसका राज्य ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाता। दत्तक पुत्र मान्य नहीं माना जाता था। डलहौजी ने इस नीति से कई बड़े राज्यों को निगल लिया। सतारा 1848, झांसी 1853 और नागपुर 1854 और अवध 1856। ये नीति भारतीय समाज में गहरी नाराजगी का कारण बनी। राजाओं ने इसे अपने सम्मान पर आघात माना। प्रजा ने देखा कि ब्रिटिश अब केवल शासन नहीं बल्कि अधिग्रहण की नीति पर चल रहे हैं। इसी असंतोष की जड़ें आगे चलकर 1857 के विद्रोह में फूटी। ब्रिटिश नीति और रियासतों का वर्गीकरण। ब्रिटिश शासन का विस्तार केवल युद्धों और नीतियों से नहीं हुआ, बल्कि एक कूटनीतिक ढांचे से भी। 1765 से लेकर 1947 तक उन्होंने भारतीय रियासतों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई, जिनसे धीरे धीरे पूरा भारत उनकी मुट्ठी में आ गया। 1765 से 1813 तक चली रिंग फेंस पॉलिसी। इसमें ब्रिटिश सीमाओं को दक्षा के घेरे की तरह रखा गया। वे अंदरूनी मामलों में नहीं घुसते, सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा को आधार बनाते। 1813 से 1858 तक आई सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। अब भारतीय राज्यों को अलग अलग और कमजोर बनाए रखने की नीति। हर राज्य को ब्रिटिश मार्गदर्शन में रखा गया ताकि वे आपस में एक ना हो सके। 1858 से 1935 तक लागू रही सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी, जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत का शासन संभाला और रियासतों को ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में दिखाया गया। असल में ये पूर्ण अधीनता थी। और अंत में 1935 से 1947 तक इक्वल फेडरेशन पॉलिसी, जिसमें भारत की रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ एक संयुक्त संघ में शामिल करने की कोशिश हुई। लेकिन ये नीति कभी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि 1947 में स्वतंत्रता का सूरज उग चुका था। सीमाओं से परे ब्रिटिश प्रभाव। ब्रिटिश सत्ता केवल भारत के भीतर नहीं रुकी, उसने पड़ोसी देशों पर भी असर डाला। नेपाल में 1814 से 16 के आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली संधि हुई, जिससे नेपाल का बड़ा भाग ब्रिटिश अधीन आ गया और ब्रिटिश प्रभाव वहां स्थायी हुआ। बर्मा यानी कि म्यांमार पर 3 युद्ध हुए, 1824, 1852 और 1885, जिनके बाद पूरा बर्मा ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। अफगानिस्तान के साथ भी 3 युद्ध लड़े गए, क्योंकि वो ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच बफर स्टेट बन गया था। और तिब्बत के साथ ब्रिटिशों ने 1904 में यंग हस्बैंड मिशन के जरिए राजनीतिक दबाव बनाया। इन सीमांत क्षेत्रों पर प्रभुत्व ने ब्रिटिश साम्राज्य को एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ बन चुकी थी। लगभग 250 वर्षों में एक व्यापारिक कंपनी ने भारत जैसे विशाल देश को अपने अधीन कर लिया। कभी वे मसाले खरीदने आए थे और अब पूरी भूमि पर शासन कर रहे थे। इस विजय के पीछे केवल युद्ध नहीं, बल्कि नीति, धन और समय की समझ थी।
भारत की बिखरी हुई राजनीति उनकी कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बनी। 1765 से लेकर 1857 तक कंपनी ने धीरे धीरे भारत के हर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया। जब 1857 का विद्रोह भड़का तो ये उस साइलेंट कॉन्क्वेस्ट का परिणाम था जो 2 सदियों से चल रहा था। भारत ने अंततः ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक नया युग देखा, जहां व्यापार ने शासन को जन्म दिया और शासन ने उपनिवेश को। ये वही कहानी है जो बताती है कि इतिहास में कभी कभी बंदूक नहीं बल्कि बुद्धि और अवसर किसी सभ्यता की किस्मत तय करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये चैप्टर की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये है यूपीएससी क्रैश कोर्स, जहां हर चैप्टर एक नई कहानी बनकर याद रह जाता है। धन्यवाद।